तो ये हुई अब तक की बड़ी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार के साथ। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने देश की एनर्जी, डेटा सिक्योरिटी और किसानों के हितों के साथ समझौता करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने देश बेच दिया है। तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कड़े शब्दों में दो टूक जवाब दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेचे या खरीद ले। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज, बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत, मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो, मगर जमीन पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। तो ये तो कुछ अंश थे, लेकिन आज की पूरी कार्रवाई पर और बातचीत करते हैं। जब चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, देश बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट उनके जवाब भी आए, किरेन रिजिजू ने दिया। लेकिन ओवरऑल अगर राहुल गांधी की सवालों की बात करें तो वो कितने उनमें दम है, और अब सरकार क्या इस पर और कोई स्पष्टीकरण या और कोई जवाब देगी उन्हें? देखिए, कितना दम है ये तो खैर पॉलिटिकल मामला हो, लेकिन दम दिखाने की उन्होंने कोशिश जरूर की है। अब उन्होंने जो देश बेचने की बात की तो उसमें तीन इन्होंने दरअसल फैक्ट रखे। इन्होंने डेटा सिक्योरिटी का मामला उठाया, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला उठाया, किसानों के हितों का मामला उठाया। और जब इन तीनों मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने बजट में किए गए प्रावधानों को रखा, साथ ही साथ अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील के प्रावधानों को रखा। मिसाल के तौर पर डेटा सिक्योरिटी की जब बात उन्होंने कही तो बजट में जो टैक्स हॉलीडे दिया गया है क्लाउड सर्विस मुहैया कराने वाले कंपनियों को 22 साल का, तो उस टैक्स हॉलिडे पे उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया गया। दूसरा, जो ट्रेड डील की गई उसमें डेटा प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा गया। जो डिजिटल टैक्स का मुद्दा उन्होंने उठाया कि डिजिटल टैक्स जो है सो वो आगे चलकर छूट देने की बात सरकार ने की, उसकी आलोचना यहाँ पे की। डेटा लोकलाइजेशन के मुद्दे पर डील में कोई बात नहीं की गई, इसकी बात यहाँ पे राहुल गांधी ने की। हालांकि सच्चाई ये है कि बजट में जो क्लाउड सर्विस मुहैया कराने की बात की गई है, दरअसल यहाँ के एआई डेटा सेंटर को एक सपोर्ट देने के लिए, उनको ज़्यादा तेजी से ग्रो करने के लिए मुहैया कराया गया है। इसका सीधे तौर पर डेटा चोरी या फिर सिक्योरिटी से मुझे लगता है कोई लेना देना होगा। ट्रेड डील में डिजिटल टैक्स की बात थी, तो डिजिटल टैक्स
बीच में फैक्ट शीट आया था, इसमें कहा था यूएस ने डिजिटल टैक्स घटाने पर भारत सहमत हो गया है, अब वहां पर उस फैक्ट से हटा दिया गया। तो ये भी लगता है कि ये इन शब्द से वहां पे जा रहे हैं, तो शायद यहाँ पे ये राहुल गांधी कहना चाह रहा हूँ। किसानों के हितों की बात में उन्होंने सोयाबीन और कॉटन को यूएस ट्रेड डील में शामिल करने को लेकर सवाल उठाया है। साथ ही साथ एक चीज और उन्होंने कहा जो बांग्लादेश को लेकर के कि यूएस ने बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें कॉटन को 0% ड्यूटी पर वहां आने की छूट दिया। हालांकि सच्चाई है कि सारे कॉटन अप्रैल नहीं होंगे, बांग्लादेश जो अप्रैल कॉटन भेजेगा यूएस उसका एक तय मात्रा में कोटा होगा जिस पर यूएस ड्यूटी नहीं लेगा, वो भी उस मात्रा तभी तय की जाएगी जितनी मात्रा में कॉटन यूएस से बांग्लादेश खरीदेगा। तो उन्होंने शब्द को रखने की कोशिश यहाँ पे की है, लेकिन सरकार ने पलटवार किया। तुरंत बाद किरण रिजिजू ने कहा कि देश को खरीदने की ताकत किसी में नहीं है, उन्होंने इन सारे मामले पर काफी आपत्ति जताई। उसके बाद भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उन्होंने सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया और कई सारे सवाल उल्टे कांग्रेस पर पूछे, कांग्रेस को कटघरे में लाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है बहुत हद तक था तो बजट पे पूरे चर्चा, लेकिन राजनीतिक तौर से काफी गहमागहमी रही और मुझे लगता है कि आज दिन भर ये चलती रहेगी। राइट और इसी पर आज हम आवाज़ अड्डा भी कर रहे हैं कि सियासत बहस कर रहे हैं पूरी की सियासत का जो है वो सरेंडर, जो बार बार वर्ड भी वहाँ यूज़ कर रहे थे। तो शाम 7:57 पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। लक्ष्मण रोही आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। सियासत का सरेंडर आज का आवाज़ अड्डा शाम 7:57 पे। अब एक और खबर, और इनफैक्ट जो खबर हम बातचीत कर रहे हैं उसी का एक्सटेंशन, लक्ष्मण ने अभी उसके कुछ अंशों का जिक्र भी किया, और वो खबर ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील में फैक्ट शीट में बड़े बदलाव किए हैं। तो हम लक्ष्मण से ही समझते हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि ये किस तरीके के बदलाव हैं और इन बदलावों के बाद अब ये डील और कैसी नजर आ रही है? देखिए, दरअसल हुआ क्या था कि जब अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील का ऐलान किया गया तो एक साझा घोषणा पत्र जारी की गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से, भारत की तरफ से। तो ये दोनों में समानता थी, जाहिर तौर पर साझा था, दोनों बयान एक साथ जारी किए गए। उसके एक दिन बाद फैक्ट शीट जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से। उस फैक्ट शीट में और साझा बयान में 3 प्रमुख अंतर थे जिसको लेकर इस डील पर सवाल उठ रहे थे। 3 प्रमुख अंतर ये थे कि भारत ने किन किन सामानों के इंपोर्ट की छूट दी है डील में, उसमें साझा बयान में दाल शामिल नहीं था, लेकिन फैक्ट शीट में दाल शामिल था। तो सवाल उठा कि आपने दाल को शामिल कर लिया, बताया भी नहीं, तो भारत सरकार पर सवाल उठ रहे थे। दूसरा कि साझा बयान में कहा गया था कि हम $500 बिलियन का सामान अगले 5 साल में भारत खरीदने की कोशिश करेगा। इंटेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट शीट जब आया तो उसमें कमिटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहा है कि भारत ने कमिट किया है, वादा किया है कि हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। तीसरा मुद्दा यहां पर निकल कर आया, डिजिटल टैक्स के जो रोड़े हैं डिजिटल सर्विस में, ट्रांसमिशन में, उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, साझा बयान में कहा गया था। फैक्ट शीट में कहा गया कि डिजिटल टैक्स घटाने पर भारत सहमत हो गया। अब इन 3 जो मुद्दे थे, फैक्ट शीट जो अलग आगे बढ़ रहा था उस पर काफी विवाद उठा। तो महज 24 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट का एक संशोधित रूप जारी किया है। अब इसमें जो तीनों बातें थी उसको फिर से हटा दी गई है, यानी दाल को हटा दिया गया है। इसका मतलब दाल ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। डिजिटल टैक्स घटाने पर भारत सहमत हो गया है, इस बात को हटा दिया गया है, यानी डिजिटल टैक्स को लेकर के रास्ते आसान किए जाएंगे, घटाने वाली बात अभी नहीं है। $500 बिलियन का सामान खरीदने का हमने यूएस से वादा नहीं किया, हम कोशिश करेंगे, ये बात वापस से स्थापित हो गई है। तो एक तरीके से अमेरिका के यू टर्न है, ये अब जाकर के भारत के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। बीच में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा था। जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, लेकिन अब फैक्ट शीट में बदल दिए गए हैं और भारत के हिसाब से हो गए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए लक्ष्मण। आईटी मंत्रालय ने डीप फेक और एआई कंटेंट से निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस में यूजर्स की भी जिम्मेदारी अब तय कर दी है। यूजर्स को अब बताना होगा कि कंटेंट एआई जनरेटेड तो नहीं है। साथ ही कंपनियों को हर 3 महीने में यूजर्स को एक चेतावनी भी देनी होगी। आईटी मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में क्या कहा है, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के दौर में सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर भरोसा करना संभव नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर नए रूल्स लेकर के आई है। इस नए रूल के अंदर जो उपभोक्ता यूजर्स जो भी कंटेंट अपलोड कर रहा है उसके लिए भी एक जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये वीडियो किसी
किसी भी तरह से एआई से जनरेटेड नहीं है। अगर वो एआई से जनरेटेड है तो जो कंपनी है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, उसको वहां पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये जो एआई से जनरेटेड वीडियो तो नहीं है। अगर वो एआई से जनरेटेड वीडियो है तो उसके ऊपर लेबलिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो कंपनी है उसको अपनी पॉलिसी हर 3 महीने के अंदर उपभोक्ता को बतानी पड़ेगी कि ऐसी ये पॉलिसी हम लेकर के आए हैं और आपके ऊपर इसके अगर आप कोई ऐसा कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और खासतौर पर कि बहुत सारे ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो हैं, कोई अगर ऐसा वो वीडियो बनाता है तो उसको वहां पर कंपनी को चेतावनी देनी पड़ेगी कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ये पूरी तरह से इलीगल है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कोई किसी का वॉइस क्लोन करता है तो वहां पर भी एक चेतावनी देनी पड़ेगी कि ये इलीगल है, इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ टाइमलाइंस भी सरकार ने पूरी तरह से डिफाइन कर दी है। कोई अगर न्यूडिटी से जुड़ा हुआ वीडियो है, सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ वीडियो है, उसकी शिकायत मिलती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये कंटेंट हटाना पड़ेगा। कोई ऐसे नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ इशू जहां पर सरकारी अधिकारी निर्देश देते हैं तो वो कंटेंट आपको 3 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया कंपनी को हटाना पड़ेगा। बाकी सारे मामले जहां पर ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसके अंदर भी 36 घंटे की टाइमलाइन यहां पर रखी गई है। इसके साथ साथ अगर उपभोक्ता किसी चीज की शिकायत करता है तो पहले उसकी शिकायत का निवारण करने के लिए 15 दिन का वक्त रखा गया था, लेकिन अब ये वक्त घटा करके 7 दिन का कर दिया गया। तो ये नए रूल सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दिए और 20 फरवरी से नए रूल्स लागू हो जाएंगे। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। जी, तो एक बड़ी समस्या है डीप फेक की और उस पर अब ये सरकार का गाइडलाइन पार्ट 2 आया जिसमें यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चीजें बताई हैं। तो कुल मिला के अब नई गाइडलाइंस के बाद ये पूरा डीप फेक का मामला कितना कंट्रोल में आएगा, इसी पर आज हम एक बड़ी चर्चा भी करेंगे, आपको डिटेल्स भी बताएंगे। आज के कंज्यूमर अड्डा में डीप फेक नए नियम कितने सक्षम, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर। और बड़ी खबरें, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गायन और वादन से जुड़े उसके जो नए दिशा निर्देश हैं वो जारी किए। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया या बजाया जाएगा। ये नियम उन मौक़ों पर लागू होंगे जहां राष्ट्रपति मौजूद हों, जैसे नागरिक सम्मान या पद्म पुरस्कार का वितरण जैसे कार्यक्रम। राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने जाने के दौरान उनके संबोधनों से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत का वादन अनिवार्य किया गया है। जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़ा होना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे स्थानों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह एडवाइजरी भेज दी गई है ताकि इसे सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके। वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन जारी होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने नए नियमों का विरोध किया है। देखिए, वंदे मातरम गाकर जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। यही वंदे मातरम गाकर जब हमारे शहीद फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी कर रहे थे। तो जैसे कुंभ मेले में ना लोग पाप धोने जाते हैं, ये बंगाल के कुंभ चुनाव में पाप धोने के लिए कर रहे हैं। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू बंगाल इलेक्शन की पहले अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर से भी ज्यादा कुछ समझते हैं। इसीलिए वो बोलना चाहते हैं। वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। एमएच जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू, अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। तो अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर भी ये सियासत शुरू हुई है, देखते हैं कहां तक जाती है बात। फिलहाल आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है आपके लिए। और यस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि वहां एक क्लिक पर आपको मिल जाएंगी ढेर सारी नई, ताज़ा और अहम खबरें। नमस्कार।